बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री और के साथ में हूँ वली जमशेद और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर जो है 12 देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है वो केसी और उसके यूनिट्स के मुतालिक सारा कुछ पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो हम केसी पढ़ रहे हैं इस केसी की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब केसी किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है उसमें केसी से क्या फ़ायदा मिलता है। तो बगैर किसी वक्त के आगे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का टॉपिक ये है कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केसी मीन्स क्या है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत को पढ़ना है। मतलब केसी हमारी कितनी हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि केसी के मुतालिक हमने ये जान लिया था कि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट वो जो किसके ऊपर होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। ये बातें आपके क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें केसी की इंपॉर्टेंस जानने में आसानी हो। जब भी इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बराबर होता है, तब इक्विलिब्रियम होता है। उस इक्विलिब्रियम के वक्त जो कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं। तो याद रखना, केसी हर वक्त किसी भी रिएक्शन में मौजूद कांस्टेंट को नहीं बोल सकते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और अभी आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर बाकी रिएक्शन में कोई और कांस्टेंट है तो वो कौन सा कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूसी, जिसको बोलते हैं हम रिएक्शन कोशेंट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम के वक्त जो कांस्टेंट होता है उसे तो हम बोलते हैं केसी, और बाकी टाइम में जो कांस्टेंट होता है उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। कोशेंट क्यू लिया, सी इस कांस्टेंट है तो इसको हम क्यूसी से ज़ाहिर कर देते हैं। इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है, ये कब होता है, लेकिन अभी आप केसी के बारे में ये जान लें। एक तो इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट होता है, दूसरा केसी हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा स्टूडेंट्स। किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल कौन सा, जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा, रेट ऑफ रिवर्स भी होगा, दो अपोजिट आपके पास क्या होंगे, रिएक्शन चल रहे होंगे। तो याद रखना केसी हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल में बोलता है। उसके बाद आपके पास ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है जो एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम यूनि डायरेक्शन बोल देते हैं, उन रिएक्शंस में आपके पास ये केसी या कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक डायरेक्शन में होते हैं, उनमें किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम वगैरह भी नहीं होता। उनमें इक्विलिब्रियम भी नहीं है तो उसमें कांस्टेंट भी नहीं होगा, और कांस्टेंट नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी तरह का, जैसे कि आपको एक रिएक्शन लिख देता हूँ, 2H2 + O2 इट गिव्स अस 2H2O। ये जो वाटर की फार्मेशन है ये एक यूनि डायरेक्शन है, एक बार मिल गया तो ये वापस रिवर्स नहीं हो सकते। सो इस रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा और इस रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई केसी का कांस्टेंट नहीं होगा। आई होप आपको ये चंद एक बातें मैंने रिकॉल करवा दी हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन में, और जब इक्विलिब्रियम के ऊपर कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट को केसी बोलते हैं। अदर देन बाकी टाइम में, मतलब क्या बाकी टाइम में कैसे, जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिवर्स कम हो, एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर रेट ऑफ रिवर्स ज़्यादा हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो, वो बाकी कंडीशन जब ये इक्वल ना हो तब हम उस वक्त उसी कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, QC बोल देते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि KC और QC का एक्सप्रेशन सेम है। कैसे? मतलब KC के लिए आपने यही पढ़ा है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भाई क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, हमने यही पढ़ा है। और ये वाला एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये तब होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब आपके पास यही है। लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि देखिए ना, फॉरवर्ड ज़्यादा है, रिवर्स कम है, तो तब भी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ना, चाहे थोड़ी हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो या रिएक्टेंट थोड़े हो, या रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट थोड़े हो, तो कोई ना कोई इनकी कंसंट्रेशन लाजमी रहती है। उस वक्त जब ये वाला सीन हो तो
आपके पास QC भी वैसे का वैसे होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और कौन सी होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। देखिए बात को ज़रा समझिए, KC का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो, बल्कि KC का ये मतलब होता है कि उन दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कंसंट्रेशन बराबर हो, बल्कि KC इक्विलिब्रियम के लिए, कांस्टेंट के लिए ये लाजमी होता है कि उनका रेट आगे जाने का फॉरवर्ड और रिवर्स में आने का दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ज़रा कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि KC और QC में बस यही फ़र्क है, QC भी सेम वही है, ये भी वही है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ये अदर देन इक्विलिब्रियम होगा। अगर QC की वैल्यू QC की KC के बराबर हो जाए तो वही QC वाली इक्वेशन क्या बन जाती है, KC, बाकी इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम होता है। अभी मैं बताता हूँ आपको सारा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने ये क्लियर कर दिया कि KC सिर्फ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, बाकी टाइम में वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, QC, जिसको रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है। ये चंद एक बातें ज़रूरी हैं अभी बताना, क्योंकि ये अभी रिएक्शन में जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे वहाँ यूज़ होनी है। तो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा। मैं जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ और हम थोड़ा सा KC का इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको शुरू में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इक्विलिब्रियम के मुतालिक बताया था। इक्विलिब्रियम का आपको पता चल गया क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो गया था, तो हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम कायम हो गया था। फिर बाद में लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया था। लॉ ऑफ मास एक्शन ने बता दिया था ठीक है इक्विलिब्रियम होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स होता है। तो उन्होंने एक अलग से बात बताई, उन्होंने कहा कि एक कांस्टेंट भी होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, उसको KC बोलते हैं, जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या होता है। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ तो इस वजह से। तो इस KC की मालूमात हमें किस से मिली, लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो फिर हमने KC के मुतालिक फिर से जाना कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, फिर कब होते हैं कब नहीं होते वो देखा हमने। फिर हमने ये देखा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी फैक्टर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, बाकी फैक्टर से KC के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन KC की वैल्यू जो कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम के वक्त है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है प्रेशर कंसंट्रेशन उनसे, लेकिन जो कांस्टेंट KC है उसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से ही जो है चेंज होती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप अगर नहीं वीडियो देखी तो वो पहले वॉच कर लें। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है हमें ये कहानी समझ आ गई कि KC है, यूनिट्स हैं, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, आखिर ये हमारे लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, इससे हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हमने यही पढ़ना है कि KC की इम्पोर्टेंस क्या है। ये इसका जो स्केच मैंने बताया बहुत अहम था, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ KC में वैसे तो और भी इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। वो ये हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ KC में KC हमारी सबसे अहम जो हेल्प करता है वो ये करता है कि इन द प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन के मुतालिक बता सकता है, और दूसरा आपको स्टूडेंट्स सेम प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट मतलब कि उसकी हद के मुताबिक बता सकता है, डायरेक्शन उसकी क्या है उसकी सिमत के मुताबिक बता सकता है। तो ये वो दो पॉइंट हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की अहमियत में आते हैं। ये जो मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में बता रहा था कि KC से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यही फ़ायदा। इसको प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये दो बातें हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 समझ लें, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंशाल्लाह पार्ट B में हम प्रेडिक्शन ऑफ जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पार्ट B में पढ़ेंगे। तो मैं इसको सेकंड को जल्दी से इरेज कर देता हूं और हम इस फर्स्ट को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन
एक रिएक्शन 2-3 कैटेगरी में हो सकता है जो नॉर्मली हमारे पास होती हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। या तो रिएक्शन की सिमत फॉरवर्ड जा रही है, या तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा होगा। दूसरा, या तो रिएक्शन रिवर्स में हो रहा होगा, ठीक है, या फिर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बराबर चल रहे होंगे। जितना फॉरवर्ड होगा उतना, सॉरी यहाँ पर रिवर्स होगा, जितना आपके पास फॉरवर्ड होगा उतना ही क्या होगा, आपके पास रिवर्स होगा। उस कंडीशन को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। क्या स्टूडेंट बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो देखो केसी हमारी इन बातों को जानने में हमारी हेल्प कर देगा। वो आपको बता देगा कि रिएक्शन अभी आगे की तरफ जा रहा है, अभी रिएक्शन जो है वापसी पर है, या अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ये जो 3 बातें हैं जो डायरेक्शन के मुतालिक हैं, वो केसी हमें बता देता है। हाँ, आया कि कैसे बताता है वो अभी हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 बातें अहम बातें हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एक आपके पास यहाँ पर बात को समझिएगा। मान लीजिए एक्स पर्सन खड़ा था, उसने लैब के अंदर उसने ये रिएक्शन शुरू करवा दिया, ठीक है। और यहाँ इस बीकर के अंदर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद हैं, वो वाई को कहता है कि भाईजान मुझे ये चेक करके बताओ। उसे नहीं पता कि एक्स ने ये रिएक्शन कब शुरू किया है, ठीक है। और वाई से पूछता है कि ये रिएक्शन मुझे बताओ, ये रिएक्शन कितनी देर से शुरू है? अभी शुरू हुआ है, ख़त्म होने वाला है, इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े हैं, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा पड़े हैं, ये तुम मुझे चेक करके बताओ। तो स्टूडेंट्स, वाई क्या करता है, वाई इस केसी की वैल्यू अगर मालूम कर लेता है ना, ठीक है, और वो भी बता देता है जो एक्स है वो इतनी भी उसकी आसानी कर देता है। वो ये बता देता है कि ये जो मैंने रिएक्शन लिया है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम आता है, फॉर एग्जांपल वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो कह देता है कि इसका 57 जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर इस रिएक्शन का क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। आप मुझे इसका क्या बताओ, ये बताओ कि ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ये रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, फॉरवर्ड में जा रहा है, रिवर्स में है, मतलब इन 3 चीज़ों में से कौन सी कैटेगरी के ऊपर है। तो वाई क्या करता है, इस केसी की जो वैल्यू है, ये तो एक्सपेरिमेंटली बता देता है ना, अब इसकी जो वैल्यू वो किसी टाइम पर चेक करेगा, उसको चेक करके बताएगा कि ये 57 से कितनी पीछे है, 57 से कितनी आगे है। तो वो मुआवजना करके बताएगा कि ये रिएक्शन अभी शुरू हुआ है या ख़त्म होने वाला है या इक्विलिब्रियम के ऊपर है, कौन सा सीन है। ये सारी बातें वो क्या करेगा, वाई यहाँ से सैंपल लेगा, ठीक है। सैंपल लेने के बाद इसको चेक करेगा। मान लीजिए उसके पास जो कांस्टेंट, उसको मैंने क्या बोलते हैं, QC बोलते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। QC इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। ये वो होता है कि आप किसी भी टाइम के ऊपर रिएक्शन से सैंपल लेकर थोड़ा सा उस सैंपल के अंदर चेक करो रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, और उसको आप, इसका एक्सप्रेशन मैंने बताया है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इस सैंपल में देखो कितने प्रोडक्ट हैं उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिख दो, कितने रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिख दो। तो इसका जो जवाब निकलेगा, मान लीजिए उसका जवाब निकलता है 8, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट बिल्कुल वही केसी की तरह से, इसका जवाब कितना निकल रहा है, 8 निकल रहा है। तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला रिएक्शन जिसकी जितनी केसी से वैल्यू कम निकलेगी, तो समझ लेना कि ये वाला रिएक्शन अभी फॉरवर्ड में जा रहा है। किस में जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है। ये वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 80 निकलती, अगर केसी से QC की वैल्यू ज़्यादा निकले, जिस टाइम पर आपने चेक किया उसकी वैल्यू ज़्यादा निकले, तो समझ आना रिएक्शन रिवर्स में। अगर वैल्यू केसी से कम निकले, समझ आना रिएक्शन किस में, फॉरवर्ड में जा रहा है। और अगर इत्तेफाक से वैल्यू एग्जैक्ट निकला है 57, तो समझ लेना कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है, क्योंकि केसी भी 57 है, जो आपने उस सैंपल को किसी भी टाइम के ऊपर चेक किया है वो भी कितने निकले, 57 है। तो रिएक्शन किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर चल रहा है। तो देखो ये इस तरह की जो बातें हैं, ये जो जानकारी है, वाई ने एक्स को बता दिया कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है, जहाँ पर भी है वो सारी बातें
इंफॉर्मेशन देना ताकि आपको इसको इस काबिल बना देना कि आपको पता चल सके कि रिएक्शन किस फेज़ में क्या है चल रहा है। तो अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए सारा इसको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ये तो जनरली मैंने एक स्केच बताने की कोशिश की है, मैं यहाँ एक रिएक्शन करता हूँ और रिएक्शन से आपको इंशाल्लाह जल्दी से मैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक मशहूर रिएक्शन आपकी बुक में भी यही गिवन है, मैं इसी वजह से समझाने की खातिर यही ले रहा हूँ। H2 और I2 ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब मिलते हैं तो 2HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में रिएक्शन यही है। इस रिएक्शन के मुताबिक जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसको अभी जहन में रखिएगा। इस जो ओरिजिनल रिएक्शन आपके पास है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये वाले आपके पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट्स अभी शुरू होने वाले हैं, आपकी तवज्जो जो है बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन के ना दो हिस्से होते हैं, एक फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन है, एक कौन सा रिवर्स। एक मतलब आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा वापस आ रहा है। जो फॉरवर्ड में जा रहा है वो ये वाला है, H2 और I2 मिलते हैं तो 2HI बना रहा है, और रिवर्स में कौन सा है, 2HI दोबारा से क्या बना रहा है, H2 और I2। फिर अगर इन दोनों को मिला दें तो एक रिएक्शन बनता है, क्योंकि ये दो रिएक्शन जो हैं, जो दो बातें बता रहे हैं वही एक रिएक्शन दो बातें बता रहा है, ठीक है, सेम है। क्योंकि ये फॉरवर्ड के लिए मैंने अलग, ये ऊपर वाला जो एरो है वो ये वाला रिएक्शन है, जो नीचे वाला एरो है वो ये वाला रिएक्शन है। तो ये आप इस तरीके से इसको जान सकते हैं। अब मसला क्या होता है, बहुत ऑब्ज़र्व करने वाली बात है। मान लीजिए आपके पास दो बीकर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं समझने में। दो मैंने बीकर अलग से लिए, ओके। एक बीकर में, क्योंकि देखो ना, जो रिएक्शन होता है, हमने ये पढ़ा था रिएक्शन किसी भी साइड से शुरू करवाया जा सकता है, रिएक्टेंट से भी शुरू करवाया जा सकता है, प्रोडक्ट से भी क्या शुरू करवाया जा सकता है। आपके पास असल में रिएक्शन ये है, हमारे इस रिएक्शन के मुताबिक ये वाले रिएक्टेंट हैं, ये वाला प्रोडक्ट है। मैं क्या करता हूँ, इस बीकर ए के अंदर समझिएगा और बीकर बी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क करता हूँ। रिएक्शन तो ये है, बस इतना ध्यान में रखना, H2 और I2 रिएक्टेंट हैं, HI क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। हमारा ये मेन रिएक्शन है। मैं क्या करता हूँ, इस ए बीकर के अंदर ले लेता हूँ H2 और I2 को, समझिएगा, और ये जो है इनकी जो तादाद है वो मैं, मतलब H2 और I2 ले लिया, इसका मतलब है यहाँ पर ये मिलेंगे तो HI बनेगा ना। ओवरऑल रिएक्शन कुछ यहाँ पर इस तरीके से होगा, ऐसे समझ लें HI अभी शुरू में यहाँ ज़ीरो है, क्योंकि मेन तो मैंने रिएक्टेंट लिया ना, ये मिलेंगे तो हमारे पास HI बनेगा। और इस बीकर के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं HI को ले लेता हूँ, मतलब यहाँ मैं प्रोडक्ट को ले लेता हूँ, और इस बीकर में मैं किन को ले लेता हूँ, रिएक्टेंट्स को ले लेता हूँ। समझिएगा इस रिएक्शन के मुताबिक, पहले मैंने इस बीकर में क्या लिया, रिएक्टेंट, और इस बीकर में पहले मैंने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। तो ये प्रोडक्ट टूटेगा, टूट कर क्या बना देगा, H2 और I2। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैंने इस बीकर में रिएक्टेंट लिए, इस बीकर में प्रोडक्ट लिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है, इस बीकर के मुताबिक याद रखना, मैंने पहले ये चीज़ बोली थी, जो चीज़ आप पहले बीकर में ले लेते हो ना, उस बीकर के अंदर वो रिएक्टेंट होता है, चाहे आपके रिएक्शन के मुताबिक वो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट जो भी है। इस बीकर में मैंने H2 और I2 लिया भी इनको तो एज ए रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, और वो थे भी रिएक्टेंट, मुझे पता है इसके इस रिएक्शन के मुताबिक रिएक्टेंट थे। अच्छा, इस बीकर के मुताबिक ये मैंने असल में प्रोडक्ट यहाँ पर लिया है, लेकिन क्योंकि रिएक्शन इसी से शुरू होगा तो इस बीकर के अंदर ये क्या है तो वही प्रोडक्ट, HI प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा ना तो वो रिएक्टेंट बन जाता है। फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट है, वापसी के ऊपर ये रिएक्टेंट है, समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये ओवरऑल सिंपल समझो तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, यहाँ पर रिएक्टेंट ले लिया है।
इन दोनों में कुछ फ़र्क इस तरीके से होगा। मैं अब क्या करता हूँ, ये मान लीजिए फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 बज रहे थे, 5, और ये भी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर भी कितने बज रहे थे, मान लीजिए 5 बज रहे थे। अभी ये 5 बजे H2 और I2 पड़े थे, HI बने ही नहीं था। अच्छा, 5 बजे सेम, मतलब सेम करेक्शन इकट्ठे शुरू करवा रहा हूँ। ये H और I हमारे पास मैक्सिमम पड़े थे, मान लीजिए 100 पड़े थे, और H2 I2 0 पड़े थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये टूटेगा तो फिर बनेगा ना। तो 5 बजे इन दोनों की कंडीशन आप ज़रा गौर से समझ लें, ये पड़े हैं, ये नहीं हैं, HI यहाँ 0 है, यहाँ HI मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा रिएक्शन को चलने देते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए मैं इसी रिएक्शन को 5:05 के ऊपर क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। मतलब रिएक्शन चल रहा था, मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन के अंदर ज़ाहिर बात है, ये इस सैंपल के अंदर यहाँ पर ऐसे हमें ऐसे तो नहीं दिखेंगे, H2 और I2 तो नहीं दिखेंगे, इसमें से ये इस तरह का एक जो है रिएक्शन मिक्सचर होगा। जब ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन मिक्सचर। मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन मिक्सचर में से 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ से सैंपल लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, यहाँ से इस रिएक्शन में से निकाल लेता हूँ, उसको यहाँ पर ज़रा चेक करता हूँ। मैं यहाँ पर ये टेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास लैब के मेथड होते हैं, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेपरेशन के, और इस तरह से काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, उनकी मदद से आप इस जो सैंपल आपने लिया है, ठीक है, उस सैंपल को आपने चेक करना है। और चेक करने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पर H2 की कुछ कंसंट्रेशन थी, क्योंकि ना आप इनको किलो और ग्राम में तो नहीं कर सकते। मैंने आपको समझाने के लिए पहले बोला था, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं इनको हम कंसंट्रेशन में जो है मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर इनको एक तरह से इनको डिस्क्राइब करेंगे। H2 और I2 की कंसंट्रेशन है, और दूसरा कौन सा है, HI की कंसंट्रेशन है। ये 3 चीज़ें, इस सारी बात है इसी में से लिया है, तो इसमें रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे यहाँ पर पता कुछ यूँ चला कि ये वाला रिएक्शन, ये 0 पॉइंट मान लीजिए ये 2 था, ये 0 पॉइंट कौन सा था 10 था, और ये 0 पॉइंट कौन सा था 40 था। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनके यूनिट हैं, मैंने आपको पहले बोला था। और कंसंट्रेशन का यूनिट कौन सा होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये भी कौन सा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को भी 5:05 के ऊपर चेक करें। 5:05 के ऊपर क्या करें, इस रिएक्शन को चेक करें। और मान लीजिए आप इस रिएक्शन को चेक करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन H2 की और I2 की बहुत अहम है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम जो कंसेप्ट हैं वो ठीक हो जाएंगे। इंतहाई ईजी तरीके से मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। H2 स्टूडेंट्स हमारे पास, मान लीजिए इसकी जो कंसंट्रेशन निकली है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकली है, इसकी 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकली। सेम वैसे करना है, यहाँ से भी सेम आपने सैंपल लेना है, सैंपल को टेस्ट करना है। पता चला उस टेस्ट के अंदर इतने हाइड्रोजन थे, इतने आयोडीन थे, और इतना हाइड्रोजन आयोडाइड है, मान लीजिए 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाली 2 अलग अलग कंसंट्रेशन आ चुकी हैं। इस रिएक्शन की 5 मिनट बाद ये वाली कंसंट्रेशन, इस रिएक्शन की 5 मिनट बाद ये वाली कंसंट्रेशन है। अब हम क्या करते हैं, और एक मेन पॉइंट मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये वाला रिएक्शन जो H2 और I2 मिलके 2HI बना रहा है, इसकी एक्सपेरिमेंटली जो केमिस्ट हैं वो आपको क्लियर कट पहले बता देते हैं। उन्होंने चेक किया हुआ, मतलब ये रिएक्शन परफॉर्म किया हुआ उन्होंने, तो वो आपको आपकी आसानी के लिए बता देते हैं कि ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर तब पहुँचेगा जब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, 57। कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू होगी, 57। अगर आपके पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का यह मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इनका दोनों को क्या चल रहा होगा, बराबर चल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, इनको जल्दी से समझ लेते हैं। और हमने
मैंने आपको पहले बोला है Kc सिर्फ इक्विलिब्रियम के वक्त कांस्टेंट होता है, और अभी मैं बता चुका हूँ, और उसके अलावा जो होता है वो Qc होता है। तो Qc और Kc का एक्सप्रेशन सेम होता है, असल में सेम ही वैल्यू होते हैं, लेकिन उसी Qc को Kc हम बोल देते हैं जब वो इक्विलिब्रियम के ऊपर हो। तो इसका एक्सप्रेशन कौन सा होता है, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होता है, और कौन सा होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। तो मुझे पता है इस रिएक्शन के मुताबिक हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये कौन सा है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सी है, हमारे पास कौन सा है, HI है, और HI हमारे पास कौन सा है, ये इसके फिर वो जो मोल है उसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। सेम इसी तरह का रिएक्शन है, इसकी मोल उसकी पावर बन जाएगा। देखें ये 2, और नीचे क्या होगा, H2 की कंसंट्रेशन है, और कौन सा है, I2 की कंसंट्रेशन है। ये बिल्कुल ऐसे आएगा। और अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू उसको HI की कंसंट्रेशन की कौन सी है, 0.4 का स्क्वायर है, H2 की कौन सी है, 0.20 और 0.10 है। अगर आप इसको इस तरीके से हल करते हो तो फाइनली आपके पास इसका स्क्वायर ले लेना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसके ऊपर डिवाइड कर देना, तो आपके पास इसका जवाब जो QC का है वो कितना निकलेगा, QC का जवाब आपके पास 8 निकलेगा। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो QC का जवाब आपके पास निकलेगा, इसका कितना निकल रहा है, 8 निकलेगा। सेम इसका हम चेक कर लेते हैं, मैं जल्दी से इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि QC किसके बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो सेम वही है, प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना, ऐसा नहीं कहना कि ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन के मुताबिक रिएक्टेंट है, लेकिन ओवरऑल तो ये वाला प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सी है, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर था, सेम स्क्वायर, और H2 है, और कौन सा है, I2 है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। HI की कंसंट्रेशन कौन सी है, 0.49 का स्क्वायर है, क्योंकि प्रोडक्ट आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, नहीं, इस रिएक्शन में जो चीज़ लेते हैं एक्ट वैसे कर रहा है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास HI था ही प्रोडक्ट, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था यहाँ पर। तो H2 की कौन सी है, 0.05 है, और उसकी 0.06 है। अच्छा, इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर इसके ऊपर डिवाइड करें, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 80 निकलेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर इसको हल करने के बाद QC की वैल्यू कितनी निकल रही है, 80 निकल रही है। QC की वैल्यू कितनी निकल रही है, 80 निकल रही है। यहाँ पर ठीक 5 मिनट बाद QC की वैल्यू 8 निकल रही है। यहाँ से सैंपल की मुझे ये रीडिंग मिली, ठीक 5 मिनट बाद मुझे QC जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ये मिली, और QC की वैल्यू निकल रही है 80। यहाँ सिर्फ 8, वहाँ पर कितनी निकल रही है, 80। आखिर इन दोनों में ये वैल्यू क्या हमें बता रही है, हालांकि इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था रिएक्शन इधर से शुरू कराओ तो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रिएक्शन इधर से शुरू कराओ तो भी क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, या समझिएगा, आप H2I2 को यहाँ से रिएक्शन शुरू करवाएं या HI से शुरू करवाएं, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही 57 ही रहता है, क्योंकि रिएक्शन तो वही है ना, रिएक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो समझिए ज़रा। अब ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स निकल आ रहे हैं यहाँ पर, समझिएगा ज़रा। अब Kc की वैल्यू इसकी कम है, इस रिएक्शन के मुताबिक इसकी QC की ज़्यादा है। अब यहाँ पर QC छोटा है, यहाँ Kc ज़्यादा है, यहाँ QC ज़्यादा है और Kc कम है। तो 2-3 फेजेस सामने आ सकती हैं, या तो आपके पास QC छोटा हो और QC ज़्यादा हो, जैसे कि ये सामने आ रहा है। अच्छा, तो रिएक्शन सेम है। उसके बाद या तो फिर QC बड़ा हो और Kc कम हो, ठीक है, या फिर थर्ड सिचुएशन ये होती है QC और Kc बराबर निकले। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ ये कब होता है। ये इन दोनों रिएक्शन का जो एंड होगा वो यही होगा, बात को समझिएगा।
ये वाला रिएक्शन इसका एंड यही निकलेगा, इस रिएक्शन का एंड भी फाइनली यही निकलेगा। ये रिएक्शन भी चाहेगा कि मैं किसी तरीके यहाँ पर पहुँचूँ, और ये वाला रिएक्शन भी चाहेगा कि मैं किसी तरीके यहाँ पर पहुँचूँ। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो भी रिएक्शन होता है वो हमेशा जो स्टेबल और मुस्तहकम या ख़ुद को बेटर फील करता है, या उसमें एक तरह से समझ लें कि स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। आप पढ़ क्यों रहे हो? ताकि आपको जॉब मिलेगी, आपको अच्छा घर हो, अच्छी आपकी घरवाली हो, घर की रौनक हो। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इस वजह से कर रहे हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर रहे हो। तो इसी तरह से एक रिएक्शन भी खुद को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। उसकी कोशिश होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम तक ही पहुंचना होती है। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, अब इन दोनों की वैल्यूज़ आपके सामने आ गई हैं। पहले मैं इसको जहन में रखता हूँ। इस रिएक्शन की QC की वैल्यू क्या निकली है? छोटी है, KC ज़्यादा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कुछ इस तरीके से है कि 8 और क्या है 57, ये कुछ इस तरीके से है। QC छोटा है, ये QC की वैल्यू है, ये KC की वैल्यू है। तो देखिए स्टूडेंट्स, QC इसको क्यों बोला, इसको KC क्यों बोला? KC तो बोलेंगे ना जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, QC 8 इस वजह से है, ये वाला रिएक्शन मैंने पहले बोला स्टेबल होना चाहता है। ये चाहेगा कि मैं 8 से लेकर सफ़र करके कहाँ 57 तक पहुँचूँ। कहाँ तक पहुँचूँ? 57 तक। अच्छा, अगर ये 57 तक पहुँचना चाहता है तो अब जैसे कि इसका देखें, इसका क्या है? ये 80 है और 57 इसका क्या है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यू QC की ज़्यादा निकली है। अब ये वाला रिएक्शन चाहेगा कि किसी तरीके मैं इस 57 के ऊपर पहुँचूँ। ठीक है, तो ये खुद को कम करके 57 पर पहुँचेगा, ये खुद को बढ़ाकर 57 पर पहुँचेगा। मकसद क्या है? इक्विलिब्रियम को हासिल करना। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन उस हालत में खुद को ज़्यादा क्या महसूस करता है? स्टेबल करता है। चाहे QC की वैल्यू ज़्यादा हो, वो खुद को लाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। अगर उसकी कम निकले तब भी वो खुद को कहाँ पर लाएगा? इक्विलिब्रियम। वो डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सी जो है अपॉर्चुनिटी है। और इत्तेफाक से अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, 57 हो और 57 हो जाए, QC की भी 57 निकले, KC की भी 57 निकले, इसका मतलब है आपका रिएक्शन किसके ऊपर चल रहा है? इक्विलिब्रियम के ऊपर चल रहा है। ज़रा गौर से देखिए, अगर इसकी वैल्यू 8 है, समझिए ज़रा खुद, इक्विलिब्रियम 57 के ऊपर है। ठीक है, एक आपकी वैल्यू कितनी निकल रही है? 8, और दूसरे की वैल्यू कितनी निकल रही है? 80। समझिएगा इस बात को, बहुत है, यहीं पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका है इक्विलिब्रियम, दूसरे लफ्ज़ों में उसी इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं KC, क्योंकि इसको आप KC नहीं बोल सकते हो। रिएक्शन कोशेंट ये आपने किसी भी छोटे से स्पेसिफिक टाइम पे चेक किया। बात को समझिए, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर अगर आप रिएक्शन को चेक करना चाहते हो तो वो QC रिएक्शन कोशेंट कहलाता है। बात को समझिए, किसी भी टाइम पर आप चेक कर लो। ठीक है, वो आपकी इत्तेफाक है कि इत्तेफाक से QC 57 निकल है और KC भी 57 है, वो लक होगा, आपका इत्तेफाक है। लेकिन आप अगर चेक करना चाह रहे हो तो देखिए KC 57 के ऊपर है, एक QC आपका ये निकला है, दूसरा QC आपका ये निकला है। समझिएगा, ये जब 8 वैल्यू होती है ना, ये कुछ बातें आपको बताती है। 8 वैल्यू तब होती है जब आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े। देखें इसको समझे ज़रा, ये H2 और I2 से शुरू किया था, ये HI प्रोडक्ट से शुरू किया था। जब आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े हों, प्रोडक्ट थोड़े हों, तो तब QC की वैल्यू क्या निकलती है? कम निकलती है। ठीक है, और अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा पड़े हों और रिएक्टेंट थोड़े बने हों तो QC की वैल्यू क्या निकलती है? ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास क्या है? ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है। पहली बात तो आपको यहाँ पर ये पता चल रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्टेंट यहाँ पड़े हैं, प्रोडक्ट यहाँ पड़े हैं, तो इस रिएक्शन को आगे चलाने के लिए और यहाँ पर लेकर जाने के लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा। किस फॉर्म में जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा, ताकि ये वाला रिएक्शन
इस जो प्रोडक्ट है इन तक पहुंच सके, अपना रेट को बराबर कर सके। ठीक है, तो अगर 57 तक, क्योंकि ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहता है तो उसे 8 से 57 तक पहुंचना होगा, जिसके लिए उसे रिएक्टेंट कम करने होंगे, प्रोडक्ट थोड़े मज़ीद बढ़ाने होंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्टेंट फॉरवर्ड की तरफ चलेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। अगर ये वाला रिएक्शन मज़ीद रिवर्स में आएगा तो ये इसकी वैल्यूज़ QC की मज़ीद कम होगी। तो इसी वजह से आपके पास ये वाला आंसर आया है। और अगर आपके पास QC में प्रोडक्ट ज़्यादा हों, रिएक्टेंट क्या हों, थोड़े हों, तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हों, रिएक्टेंट थोड़े हों, ठीक है, तो रिएक्शन देखो जैसा कि यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट है, HI लिया था ना, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो, रिएक्टेंट थोड़े हों, तो ये कुछ इधर देगा तो कुछ इनका रेट बराबर होगा ना, तब जाके इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या होगा, बराबर होगा और KC की वैल्यू आएगी। तो अगर 80 चाहता है, क्योंकि 80 अगर बड़ी वैल्यू है तो प्रोडक्ट ज़्यादा, रिएक्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट से यहाँ भेजने पड़ेंगे, तब रिएक्टेंट कुछ इक्वलाइज होने की कोशिश करेंगे और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहता है तो इसे रिएक्शन रिवर्स में चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स में यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है, ये वापस रिवर्स में आएगा तो जाकर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 57 आएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी कोई रिएक्शन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये 8 से 57 से बढ़कर आगे चला जाए, फिर मसलन 80 है वो 57 से आके, फिर ऐसे नहीं होगा। ये वाला रिएक्शन बस कोशिश इसकी होगी 57, जो ही 57 तक पहुँचेगा इसका आगे 58 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ने वो वाला पॉइंट हासिल कर लिया जहाँ पर वो क्या था, स्टेबल था। तो बात को मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये 57 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचना चाहता है। ये 80 से रिवर्स में 57 पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहता है। ऐसा नहीं होगा कि अब ये वाला रिएक्शन वापस 30 तक चला या 50 तक, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ इक्विलिब्रियम तक पहुँचना है। इसका मकसद भी इक्विलिब्रियम को हासिल करना है, इसका मकसद भी इक्विलिब्रियम को हासिल करना है। मसला दोनों में ये है, इसके रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े हैं, प्रोडक्ट थोड़े हैं, इसी वजह से ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। इसका मसला ये है, इसके प्रोडक्ट ज़्यादा पड़े, रिएक्टेंट थोड़े से वजह से ये रिवर्स में आएगा। दोनों का अपने रिएक्शन को सिमत रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि वो इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच सकें। तो देखिए, आपको QC की वैल्यू अगर छोटी मिल जाए, समझ जाना, KC से अगर QC की वैल्यू छोटी निकल आए, समझ जाना वो फॉरवर्ड में जा रहा है। क्यों? रिएक्टेंट ज़्यादा अपने, प्रोडक्ट थोड़े हैं, इसी वजह से वो इक्विलिब्रियम लाना चाहता है। और अगर आपकी QC की वैल्यू ज़्यादा निकल है, KC की वैल्यू कम हो, तो समझ जाना वो वापस आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को थोड़ा कम करेगा, रिएक्टेंट को थोड़ा बढ़ाएगा, तब जाके आपके पास KC क्या होगा, 57 आके निकलेगा। ठीक है, और फ़र्ज़ कर लें, ये आपको समझ आ गई है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, और इनकी एक मज़े की एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए सेम यही रिएक्शन जो भी आपने यहाँ किया है, दोनों रिएक्शन चल रहे थे और दोनों क्या करते हैं, मैंने इनको इत्तेफाक से 5:10 के ऊपर इसको भी, इस साइड वाले रिएक्शन को भी चेक किया, इस साइड वाले रिएक्शन को भी चेक किया, क्योंकि दोनों का मकसद कहाँ था, 57 तक पहुँचना था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला, मतलब ये रिएक्शन चल रहा था, इसका भी ऐसे बीकर में चल रहा था, इसका भी सेम वही रिएक्शन बीकर के अंदर चल रहा था। मैंने देखा H2 की कंसंट्रेशन इसकी भी देखी, I2 की कंसंट्रेशन इसकी भी देखी, HI की कंसंट्रेशन इस बीकर में से सैंपल लेकर 5:10 पर 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो सेम इसका भी ऐसे सैंपल लिया, उस सैंपल को मैंने टेस्ट किया तो H2 की कंसंट्रेशन इसकी भी चेक की, I2 की इसकी भी मैंने चेक की और HI की भी चेक की। तो पता ये चला 5:10 के ऊपर इन दोनों की जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ थी वो सेम थी। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी है, दोनों की सेम निकली। I2 की 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है, और HI की कंसंट्रेशन आपके पास निकली 0.415 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं, मतलब आपको वो कहानी सारी समझा सकूं जो एक रिएक्शन के अंदर चल रही होती है। देखो, इसका QC था, मैं वही बता रहा हूँ, QC था इसका
जो था वो 80 था और वो चाह रहा है कि 57 पर है, और इस बेचारे का QC कितना था 8 था और वो चाह रहा है कि वो कहाँ पर है 57 पर है। देखो दोनों ने वही काम किया, फाइनली वो इन वैल्यूज़ तक पहुँच चुके हैं। अगर आप इन वैल्यूज़ को चेक करें, मैं यहाँ एक साइड के ऊपर इनकी वैल्यूज़ को वही QC के एक्सप्रेशन में डालकर चेक कर लेते हैं। HI की कंसंट्रेशन है, इसका स्केयर था, और H2 की कंसंट्रेशन है और I2 की कंसंट्रेशन है। इनके अंदर अगर हम पुट करते हैं तो HI की कंसंट्रेशन 0.415, ठीक है, इसका स्केयर है, और हमारे पास I2 की कौन सी है 0.005 है और 0.006 है। अगर आप इनको चेक करते हो, ठीक है, आई थिंक ये यहाँ एक ज़ीरो मैंने बढ़ा दिया, 0.06 है, और यहाँ पर एक ज़ीरो है, 0.05 है और 0.06 है, ठीक है, मे बी मिस्टेक हो सकती है। तो इसका मकसद, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका स्केयर लोगे, हल करोगे, तो इसका ऑलमोस्ट जो जवाब है वो कितना निकलता है 57 निकलता है। तो वही QC जो किसी भी, देखें ना, ये मैंने किसी भी टाइम के ऊपर T छोटा सा साथ लिखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ यहाँ छोटा सा T इस वजह से लिखते हैं कि वो किसी भी टाइम पर आप सैंपल निकाल कर क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो उस टाइम के ऊपर जो चेक करते हो सेम कांस्टेंट तो वही है, आपको यही चीज़ें मिलेंगे, उस चीज़ को हम QC बोल देते हैं। और अगर इत्तेफाक से QC निकल आए वही वैल्यू 57 जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वही QC आपके पास क्या बन जाता है, KC बन जाता है, क्योंकि KC सिर्फ तब कहलाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हों, बराबर हों, तब हम उसी QC को क्या बोल देते हैं, KC बोल देते हैं। तो देखिए तीन चीज़ें सामने आ गई, रिएक्शन वो भी करवाया, दोनों फाइनली कहाँ पर पहुँच गए 57 के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। बस फ़र्क ये था, ये 80 से 57 पर आया, ये 8 से 57 पर आया, इसके रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट थोड़े थे, इस वजह से ये फॉरवर्ड में गया, इसने खुद को फॉरवर्ड में जाकर 57 पर तक ले आया, और इसके प्रोडक्ट ज़्यादा थे, रिएक्टेंट थोड़े थे, ये खुद को 80 से कहाँ पर ले आया, रिवर्स में 57 के ऊपर लेकर आया। तो बस इतना सा फ़र्क है स्टूडेंट्स, जो आपको आई होप पता चल चुका होगा। मैं इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ। ये वाली एग्जाम्पल आपकी बुक में सिर्फ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की निकाल कर दिखाई गई है, मैंने आपको सारा 1 बाय 1 क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। तो इन बातों को अगर हम समराइज़ करें, थोड़ा सा, तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स निकल कर आते हैं। वो रिज़ल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं जो मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा हूँ। मेन आपको किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चल चुका है, समझिएगा कैसे। अगर आपके पास QC छोटा हो KC से, समझ आ रही है, मैं समझाने के लिए आपको मे भी भूल ना जाए, जैसे कि QC मतलब 8 छोटा हो 57 से, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको ताकि रिएक्शन पिछला याद रहे। और इसी तरह से अगर आपके पास दूसरी केस कौन सा हो सकता है, QC बड़ा हो किससे, KC से, जैसा कि आपके पास 80 और कौन सा था 57 था। और तीसरा केस कौन सा हो सकता है कि QC भी वही हो, KC भी वही हो, ठीक है, यानी कि सिंपल 57 और 57 दोनों क्या हो, इक्वल हो। ये वाला जो केस है ये आपको चंद एक बातें बता रहा है, बात को समझिएगा। ये वाला भी केस आपको चंद एक बातें बताएगा। तो हम ज़रा देख लेते हैं QC कब छोटा होता है, QC कब छोटा होता है। याद रखना QC हमेशा तब छोटा होता है जब आपके पास, ये बहुत अहम रिजल्ट्स हैं, जब आपके पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हों, प्रोडक्ट्स थोड़े हों, तब QC वैल्यू छोटी निकलती है। मैं आपको उसको मैथमेटिकली भी बता देता हूँ कैसे। आपने KC या QC का सिंपल जो एक्सप्रेशन पढ़ा है, ठीक है, ऊपर क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, नीचे क्या होते हैं, R से रिएक्टेंट में लिख रहा हूँ। ज़रा मैथ के आप अगर पढ़ते रहे हो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। जब ऊपर मान लीजिए बड़ी रकम हो, नीचे छोटी रकम हो, तो जवाब कितना निकलता है आपके पास, बड़ा निकलता है।
प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो रिएक्टेंट थोड़े हो, और अगर उल्ट हो 2 ऊपर लिखता हूँ अब 10 नीचे लिखता हूँ तो तकसीम करो जवाब कितना निकले 0.2। इसका मतलब ये है ये 2 ऊपर वाला बटे के ऊपर प्रोडक्ट के लिए, नीचे वाला रिएक्टेंट के लिए। अगर आपके पास रिएक्टेंट थोड़े हों, सॉरी ये प्रोडक्ट ऊपर, अगर आपके पास प्रोडक्ट थोड़े हों और रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो बड़ी रकम नीचे, ऊपर छोटी रकम, जवाब क्या निकलता है थोड़ा। तो आप ज़रा खुद समझें इस कंडीशन में QC कब छोटा निकलता है KC से, जब आपके पास रिएक्टेंट बड़ी रकम यानी कि ज़्यादा हो, प्रोडक्ट थोड़े हो, तो ऑफ कोर्स जवाब छोटा निकलेगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ QC छोटा है किससे, KC से। इस वजह से 8 क्या निकला था, थोड़ा निकला था। तो ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। एक और बात है, जब ये वाली सिचुएशन होगी इसका मतलब है जैसे कि आपके पास ये H2 और I2 मैंने किया था और इट इज़ 2HI था, इसका मतलब है ये वाले ज़्यादा हैं, ये वाले क्या हैं, कम हैं। ज़रा खुद कॉमन सेंस लगाओ, QC भी थोड़ा निकल रहा है, ये बढ़ेंगे प्रोडक्ट तो कोई इक्वल होने के चांस है ना। तो QC जब छोटा होता है तो रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं, तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंट जो ज़्यादा हैं ये वाले, तो रिएक्शन को आगे की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब है आप जब QC छोटा होगा KC से, इसका मतलब है रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। तो देखें आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है, किससे, QC की वैल्यू को KC से कंपेयर करके पता चल रहा है, ठीक है। और आपके पास अहम बात एक और भी बता दूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ये मेरी लेफ़्ट राइट, तो फॉरवर्ड हमेशा कौन सा होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। तो ये वाला रिएक्शन आपके पास लेफ़्ट टू क्या होगा, राइट आपके पास ये वाला रिएक्शन होगा। तो देखें इन वैल्यूज़ को जो सैंपल में से निकालें, ये पता चला, कंपेयर किया, तो ये 3 बातों का पता चल गया और आपको यहाँ पर ये पता चल चुका है कि इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, कौन सी है। और अगर आप यहाँ पर इसको देखें अब तो बहुत ही आसान है, सारी बातें ऑलमोस्ट इनसे मैच करेंगी। अगर आपको ऊपर वाले की समझ आ चुकी है तो इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। सेम QC ज़्यादा है QC कब ज़्यादा निकलता है, जब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो, रिएक्टेंट थोड़े, तो कब QC की वैल्यू क्या निकलती है, ज़्यादा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं, थोड़े हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा ये कम है, तो ये ज़्यादा से कम इसको थोड़ा बढ़ाएगा तो फिर होगा ना, तो ये रिएक्शन को वापस आना पड़ेगा, रिवर्स में आना पड़ेगा, तब ये बढ़ेंगे और फिर जाके आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम कायम होगा। तो ये अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब है इसको फिर वापस आना पड़ेगा, ठीक है। 80 से कहाँ पर 57 पर आना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो ऐसा करने के लिए से किस में आना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिवर्स में आना पड़ेगा। और रिवर्स डायरेक्शन कहाँ से होता है, हमेशा राइट टू क्या होता है, लेफ़्ट होता है। तो ये आपके पास राइट टू किस में होगा, लेफ़्ट में होगा, समझिएगा। तो देखिए आपको कंपेयर करने से पता चल रहा है, जब भी QC की वैल्यू बड़ी निकले समझ आना ये हो रहा है, QC की जब वैल्यू छोटी KC से निकले समझ आना ये वाले 3 बातें हैं बस। और QC और KC क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उस सैंपल को चेक किया और इत्तेफाक से QC की वैल्यू भी 57 निकली, KC आपको पता है कि वो 57 है, इसका मतलब है रिएक्शन किसके ऊपर है। देखो ये वाला रिएक्शन अभी चल रहा है, थोड़ी देर के बाद ये वाला रिएक्शन भी यहाँ पर इसी हालत में पहुँच जाएगा, ये वाला रिएक्शन भी इसी हालत में पहुँच जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ, इन सारी कहानी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं। और भाईजान क्यों इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ के जॉब हासिल करके या कोई बिज़नेस करके कुछ भी करके अच्छा घर बनवा के घर की रौनक को लाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे ख्वाब सपने देखे हैं आपने, तो ख़ुद को स्टेबल करने का सोच रहे हैं, तो ये सारे रिएक्शन भी खुद को क्या करते हैं, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनका मेन पर्पज़ टू अटेन द इक्विलिब्रियम जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, और QC और KC को ज़रा गौर से समझें। QC और KC से हमें कुछ बातें यहाँ पर ये पता चल रही हैं। देखिए ऑलमोस्ट रिएक्शन के ये मिड में ही बनता है। ठीक है,
जब ये वाला सीन हो तो एक चीज़ कम होगी ऑफ कोर्स, जैसा कि यहाँ रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है, और यहाँ QC बड़ा था KC कम था, तो प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट थोड़े। तो अगर ये इक्वल है तो कुछ कुछ बात इस तरीके से समझ आ रही है कि ये वाला रिएक्शन जब ये हो तो समझ जाना कि रिएक्शन भाईजान किसके ऊपर है। एक तो रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ठीक है, रिएक्शन किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है, और इसमें डायरेक्शन बोथ चल रही है, बोथ डायरेक्शन आपके पास हैं, एक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी रिवर्स होती है लेकिन ये मेन रिवर्स डायरेक्शन चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद बोथ डायरेक्शन कौन सी है आपके पास, आपने अब इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी चल रहा होगा, रेट ऑफ रिवर्स भी इक्वल लेकिन अपोजिट पर, जितना फॉरवर्ड में जा रहे हो उतना किस में, रिवर्स में आ रहा होता है। तो बोथ डायरेक्शन चल रही है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है, और ऑफ कोर्स ये मिड के अंदर है, तो अच्छी मिकदार में, लाजमी नहीं है कि बराबर हो भी सकते हैं, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर इधर भी बराबर हों, जितने इधर हैं इतने इधर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो मेन मकसद होता है इनका रेट और रिवर्स जो फॉरवर्ड रिवर्स है वो बराबर होना। तो बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि गुड अमाउंट में, मतलब कम नहीं होते, अच्छी मिकदार में रिएक्टेंट मौजूद हैं, अच्छी मिकदार में क्या होते हैं, प्रोडक्ट मौजूद हैं। गुड अमाउंट में क्या है, प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट दोनों मौजूद हैं, मे बी इक्वल भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन को चेक करके पता चल सकता है। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होना लाजमी नहीं होता, मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। हाँ, इनका रेट बराबर होना ज़रूरी है, और तकरीबन ये अच्छी अमाउंट में होते हैं। मान लीजिए अगर ये 50% है तो ये मे बी 55% है, तो ये कौन सा होगा, 45% होंगे, या मे बी 50-50% भी हो सकते हैं। बात यह है कि अच्छी मिकदार में रिएक्टेंट भी मौजूद हैं, अच्छी मिकदार में क्या मौजूद हैं, प्रोडक्ट में मौजूद हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो हमने इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद जान ली हैं। तो मैं जल्दी से इनको फिर से बता देता हूँ कि रिएक्शन की डायरेक्शन आपको KC की वैल्यू से क्या है, मिल सकती है। KC सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है, KC सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। आप किसी भी लम्हे पर लैब के अंदर जाएं, जो रिएक्शन चल रहा है आप उसको चेक करें, ठीक है। आपको नहीं पता रिएक्शन कितनी देर से शुरू हुआ है, आप उसका वहाँ से सैंपल लें, उस सैंपल के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल लें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल लें, उसको आप जो KC की तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें डालें। तो आप वो काम किसी लम्हे के ऊपर कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, वही KC का एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, QC कहलाता है, जब आप किसी टाइम के ऊपर चेक कर रहे हो। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स निकलते हैं तो रिजल्ट 3 तरह के होते हैं, या तो आपके पास QC छोटा हो और KC ज़्यादा हो, तो वो ख़ुद को फॉरवर्ड में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट थोड़े हैं, ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो QC छोटा, KC ज़्यादा, रिएक्शन फॉरवर्ड में। और अगर आपके पास QC बड़ा, KC छोटा है, ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन किस में आएगा, रिवर्स में आएगा। और अगर आपके पास QC और KC इत्तेफाक से बराबर आ चुके हैं और वो दोनों पहुंचेंगे भी, तो उसका ये मतलब है कि आपके पास रिएक्शन किसके ऊपर पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच चुका है। तो देखिए, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शंस, राइट लेफ्ट, एवरीथिंग आपको सारा समझ आ चुकी है। क्यों कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ किसकी मदद से पता चली हैं, KC से पता चली हैं। और KC हमें किसने दिया था, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ने दिया था। आई होप आपको इस इम्पॉर्टेंस ऑफ KC के जो पार्ट 1 है इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट B होगा इसी इम्पॉर्टेंस ऑफ KC के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से मालूम करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।